सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में मध्य प्रदेश ये सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहले स्थान पर रहा है। इसमें दूसरे स्थान पे उड़ीसा है और तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश और बिहार है। जबकि अगर हम सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में बात करेंगे तो पहले स्थान पे है उड़ीसा का गंजम जिला, दूसरे पे है तमिलनाडु का नमक्कल जिला और तीसरे पे है तेलंगाना का आदिलाबाद जिला। ये जो हम राष्ट्रीय जल पुरस्कार पढ़ रहे हैं ना, इनकी शुरुआत होती है सन 2018 से। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए जल जीवन मिशन ये कब लॉन्च हुआ था? ये 2019 में लॉन्च हुआ था, जिसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। अच्छा यूं बताओ, अभी जल मंत्रालय ने पहली बार जल निकाय मतलब तालाब, झील, टैंक वगैरह, तो इनकी गणना की थी। तो सबसे ज्यादा जल निकाय कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। और सबसे कम कहां पर है? वो सिक्किम में है। चलो यूं बताओ, पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? केरल बना था। और अभी संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार जल सम्मेलन का आयोजन किया। कहां पे? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे। आपको याद होगा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले में जल जन अभियान शुरू किया था। और बताओ, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना? अंडमान निकोबार। और अगर पूछा जाए कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। और हर घर जल वाला पहला प्रमाणित राज्य ये बना था गोवा। और 24/7 नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर उड़ीसा का पुरी है। वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर मध्य प्रदेश का इंदौर है। और भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? मुंबई में। और जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर केरल का कोच्चि है। जल मेट्रो यानी कि एक तरह की इलेक्ट्रिक बोट ही है। और कौन सी मेट्रो पानी के नीचे चलेगी ये पूछेंगे तो कोलकाता मेट्रो हुगली नदी के नीचे। वैसे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। और ये सबसे बड़ा है। कहां से कहां तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहां से कहां? धुबरी से सादिया, असम में। वैसे आपको बताए, वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में जो क्रूज सेवा शुरू हुई है उस क्रूज का नाम क्या है? गंगा विलास है। और उनके बीच की दूरी है 3200 किलोमीटर। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 मई को। यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल 20 मई को वर्ल्ड बी डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है? बी एंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। पहली बार इसको 2018 में मनाया गया था। ये जो दिन है ये 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटोन जानसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये दिन परागण यानी कि पॉलिनेटर के महत्व और मधुमक्खियों के सामने आने वाले खतरों और सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम ये दिन मनाते हैं। वैसे 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना, जिसकी इस बार की थीम है मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। अब ये हम मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, एक मीटेरोलॉजिकल डे भी हमने पढ़ा था। वैसे हिंदी में तो उसे विश्व मौसम विज्ञान दिवस बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे बोलते हैं। तो वो मेटेरोलॉजिकल है और ये मेट्रोलॉजी है। इंग्लिश मीडियम वाले इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। वो हम 23 मार्च को मनाते हैं। अच्छा, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। अभी किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी थी? प्रश्न पढ़ा था हमने, तो आंसर होगा अमेरिका ने। चलो मई के इंपॉर्टेंट डेज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई को विश्व श्रम दिवस मनाया। 2 मई को विश्व टूना दिवस। 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस भी था, जो कि मई के पहले मंगलवार को है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनिक दिवस। और 4 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे।
12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये हम साल में 2 बार मनाते हैं, मई और अक्टूबर में, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस बार हम इसे 13 मई और 14 अक्टूबर को मना रहे हैं। फिर अभी 15 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया। तो ये डेज हैं, इनको ध्यान रखना। आप पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है। ये किस देश में है? तो आंसर होगा चिली। चिली साउथ अमेरिकी देश है। तो चिली में अभी 5000 साल पुराने पेड़ को आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है। ये पेड़ एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है और इसे महान दादाजी उपनाम दिया गया है और इसके 5000 से 6500 साल पुराने होने का अनुमान है, जिससे ये पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित जीव बन जाता है। ये पेड़ 28 मीटर लंबा है और इसका जो व्यास है, यानी कि इसका जो तना है, उसका व्यास की अगर बात करें तो वो 4 मीटर का है या 13 फीट का है। इसको महान दादाजी का उपनाम दिया गया है। चिली देश की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल सैंटियागो होती है, करेंसी है चिली पीसो, प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोरिक। और आपको पता है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल जिसे आप कहते हो अटाकामा डेजर्ट, ये आपको चिली देश में मिलेगा। ये पॉइंट भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में गर्ट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा आदित्य भूषण ने। तो अभी अंशुमान गायकवाड़ ने आदित्य भूषण के द्वारा लिखित अपनी अर्ध आत्मकथा गर्ट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ नाम की बुक को लॉन्च किया है। अंशुमान गायकवाड़, इन्होंने एक ऑफ स्पिनर और निचले क्रम के बल्लेबाज के रूप में अपने प्रथम श्रेणी करियर की शुरुआत की, लेकिन भारत के लिए एक सफल टेस्ट ओपनर बने। तो याद रखना, इस बुक को लिखा है आदित्य भूषण ने। अभी संदीप मारवा 8 Years ऑफ मोदी सरकार अ कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट्स नाम की बुक लिखी। फिरोज वरुण गांधी ने द इंडियन मेट्रोपोलिस रिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस नाम की बुक लिखी। और के शैलजा, ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं, अभी इनकी आत्मकथा आई है जिसका नाम है माई लाइफ एज अ कॉमरेड। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं में रोजगार सृजन करने के लिए ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है। क्या होगा इस योजना में? जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे हो, इसमें राज्य के युवा अपनी रुचि के अनुसार जो वो करना चाहते हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, उस काम को सीखने का अवसर देगी सरकार। और इतना ही नहीं, वो मन लगा करके काम को सीख सकें, उसके लिए सरकार उन्हें हर महीने कुछ पैसे भी दिया करेगी। तो उदाहरण के तौर पे, अगर मान लो किसी को सिलाई सीखने का मन है, किसी को पेंटिंग सीखने का मन है, तो उसको यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके लिए उसको हर महीने पैसे भी देगी सरकार, ताकि वो मन लगा करके काम को सीख सके। जिससे क्या होगा, आगे चलकर वो अपना खुद का बिजनेस कर सकेगा, अपनी खुद की दुकान खोल सकेगा। और दुकान नहीं खोले तो कहीं भी जाकर के उसको रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि अब उसके पास स्किल है, अब उसके पास हुनर है, उसे काम आता है। तो बेसिकली आप कह सकते हो, इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को सक्षम और स्वाभिमानी बनाना ही राज्य सरकार का लक्ष्य है इस योजना के माध्यम से। पर याद रहे, इस योजना में 18 से 29 साल के युवा ही हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा, अगर आप पूछो कि आपने कहा कि अभी ट्रेनिंग देगी सरकार, जो भी हम सीखना चाहते हैं उसके साथ हर महीने पैसे भी देगी। कितने पैसे देगी? तो अगर आप 5वीं से लेके 12वीं पास के युवा हैं तो आपको हर महीने 8,000 मिलेंगे। अगर ITI पास आप हैं तो 8,500 रुपये हर महीने मिलेंगे, जब तक आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग के दौरान। और डिप्लोमा धारक को 9,000 रुपये, या ग्रेजुएट हाई ग्रेजुएशन वाले हैं तो 10,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। अब बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में MP। देखो, इसकी कैपिटल भोपाल है। भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक भी तो आपको यहीं पे मिलेगा। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। अभी आपको याद है, मध्य प्रदेश में ही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू हुई थी, अभी इसी साल शुरू हुई थी। और लाडली लक्ष्मी योजना भी यहीं पे चलती है। अभी बताओ, मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में 2000 साल पुराने
जलाशय वगैरह, रॉक पेंटिंग्स और गुफाएं वगैरह मिली है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। और आपको याद है इस साल 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था इंदौर में, और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान। अभी मध्य प्रदेश में ही तेजस्वी कार्यक्रम शुरू हुआ। अभी मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश के मुरैना की गजक को जीआई टैग मिला। अभी भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी थी सुषमा पटेल, वो भी मध्य प्रदेश की हैं। और बताओ भारत का पहला पूर्ण रूप से साक्षर जिला कौन सा बना? मध्य प्रदेश का मंडला। अभी ईरानी ट्रॉफी 2023 को शेष भारत ने जीता था मध्य प्रदेश को हरा के। और आप जानते हो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र। अभी मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बना? मऊगंज बना। अभी राष्ट्रपति जी ने 7वें धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया था भोपाल में। और डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर इंदौर है। और भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन ये भी इंदौर में किया गया था। और एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट बनेगा इंदौर में ही। जबकि भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये आपको भोपाल में मिलेगा। अभी भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और बताओ किस रेलवे स्टेशन का नाम ट्राइबल आइकॉन तात्या भील के नाम पे रखा गया? तो इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम। तो मध्य प्रदेश से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कि 2000 रुपए के नोट पर कौन सा चित्र अंकित है? तो इसका तो उत्तर होगा मंगलयान। अब ये प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि आपको पता है 2000 रुपए का नोट अब नहीं रहा। मतलब अभी आरबीआई से ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को संचालन से वापस लेने का निर्णय किया है। मतलब मार्केट में जितने भी 2000 रुपए के नोट हैं उनको वापस लेने का निर्णय लिया है। अब ये संचालन में नहीं रहेंगे। हालांकि हमें 4 महीने का यानी कि 30 सितंबर तक का वक्त भी दिया है। तो अगर किसी के पास 2000 रुपए के करेंसी नोट हैं तो वो बैंक में जाकर के उन्हें जमा करा सकते हैं। पर साथ में एक बात कहिए कि मैक्सिमम एक दिन में आप 20,000 रुपए के नोट ही जमा कर पाओगे। आपको पिछली वाली नोटबंदी याद है कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को। उस समय 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हुए थे और अभी ये 2000 रुपए के। अच्छा, मैंने कहा क्लीन नोट पॉलिसी, ये क्या है? तो गंदे और कटे फटे नोटों के मुद्दों को हल करने के लिए 1999 में आरबीआई ने ये क्लीन नोट पॉलिसी शुरू की थी। तो इस पॉलिसी के तहत बैंकों को कहा गया कि वो अपने ग्राहकों को गंदे या कटे फटे नोट न दे। अगर ऐसे नोट उनके पास हैं वो तो आरबीआई में जमा करा दें। और इस पॉलिसी में ये भी कहा गया कि करेंसी नोट की स्टेपलिंग प्रतिबंधित है, स्टेपल नहीं कर सकते हैं। और इस पॉलिसी का उद्देश्य यही है कि ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी वाले करेंसी नोट और सिक्के उपलब्ध कराए जाएं। अच्छा, प्रश्न में मैंने आपसे पूछा था भाई 2000 रुपए का भी करेंसी नोट न्यूज में आ गया ना, तो क्या प्रश्न बन सकता है? बन सकता है कौन सा चित्र अंकित है? तो मंगलयान। इसी तरह से कुछ और करेंसी नोट की बात करते हैं, जैसे कि 10 रुपए के नोट पे कौन सा चित्र अंकित है? कोणार्क सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में है। इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था, कई बार पढ़ा है हमने। 20 रुपए के नोट पे एलोरा की गुफाएं स्थित है, महाराष्ट्र में है। 50 रुपए के नोट पे हम्पी मंदिर कर्नाटक में है। 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव, ये गुजरात में है और इसका निर्माण कराया था रानी उदयामती ने। 200 रुपए के नोट पे सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। और 500 रुपए के नोट पे लाल किला है। बाकी देखो, अगर आरबीआई की बात करते हैं, स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चलो बताओ, आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? यंग हिल्टन आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के। और गवर्नर से 2 प्रश्न और याद रखना कि इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख से आपको याद आएगा कि मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देशमुख के नाम पे रखा गया। अच्छा, यहाँ के जो गवर्नर है ना शक्तिकांत दास, अभी गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इनको। और आरबीआई के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में पहले स्थान पर रहा तमिलनाडु। और आरबीआई ने डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थापित किया? भुवनेश्वर में। अभी आरबीआई ने नागरिकों को डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए हर पेमेंट डिजिटल अभियान भी शुरू किया।
तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम जिसका नाम है पहल, इसको शुरू किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम पहल शुरू किया है, जिसका उद्देश्य साफ है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को शिक्षा प्रदान करना। तो शुरुआत में राज्य के 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ये पहल प्रोग्राम के हिस्से के रूप में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी और फिर भविष्य में यानी कि आगे चलकर इस सेवा को विस्तार करके राज्य भर के 40,000 स्कूलों में ये पहल शुरू की जाएगी। अब बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में यूपी। देखो इसकी कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में खोली गई। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र आपको लखनऊ में मिलेगा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र भी लखनऊ में है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इनके ऊपर एक बुक आई थी द मॉन्क वुड ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, को शांतनु गुप्ता ने लिखा। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश किन राज्यों से सीमा बनाता है? तो 8 राज्य हैं। कौन कौन से? ये देखो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एक यूनियन टेरिटरी भी है दिल्ली और एक देश भी है नेपाल। यहाँ का राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पशु बारहसिंगा है जो मध्य प्रदेश का भी है। वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश और फल है आम। देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा आपको, नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और याद रखना देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व। और उसी तरह से देश का तो 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना था तराई एलिफेंट रिजर्व। चलो ये बताओ, भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना ये कहाँ पे शुरू होगी? उत्तर प्रदेश में। अभी बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ललितपुर में। और उत्तर प्रदेश सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड की योजना बनाई है। अभी उत्तर प्रदेश के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 भी मिला। और उत्तर प्रदेश 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य बना। अभी वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन वाराणसी में हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण ये उत्तर प्रदेश में, जिसका मैस्कॉट क्या है? शुभंकर जीतू है। जीतू रिप्रेजेंट करता है बारहसिंगा को। और हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव ये भरतौल है। बाकी आप जानते ही हो, रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर ये वाराणसी है। और अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ये भी बनी है वाराणसी। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर होगा हिरोशिमा। हिरोशिमा आप जानते ही कहाँ है? जापान में। तो एक्चुअली में अभी प्रधानमंत्री 19 से 21 मई तक हिरोशिमा में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की बैठक में भाग लेने के लिए जापान पहुंचे। तो इस बार याद रखना G7 समिट को होस्ट कर रहा है जापान। पिछली बार जर्मनी ने किया था पिछले साल। तो अभी इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको अतिथि देश के रूप में, गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया, क्योंकि आप जानते हो भारत G7 का मेंबर तो नहीं है, लेकिन अतिथि देश के रूप में इनको इनवाइट किया गया। तो ये वहां पे पहुंचे और इसी मौके पर उन्होंने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस स्टैचू को राम वी सुतार ने बनाया है। इसकी हाइट 42 इंच है और ये कांस्य की, ब्रॉन्ज की बनी हुई है। ये स्टैचू यहाँ पे जो मोटो यासु नदी है उसके किनारे पर बनी हुई है। हिरोशिमा आप जानते हो ना, अमेरिका ने पहला एटॉम बॉम्ब गिराया था यहाँ पे 6 अगस्त 1945 में। उस एटॉम बॉम्ब का नाम लिटिल बॉय था। फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया था, उसका नाम फैटमैन था। G7 में 7 देश हैं। 7 देश कौन कौन से हैं? याद रखने की ट्रिक देखी थी, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है। G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से अमेरिका, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्चुअली में 3 देशों की यात्रा पर है। पहले वो जापान गए, उसके बाद वो पापुआ न्यू गिनी जाएंगे और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, नए संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर बीमल पटेल। तो नई पार्लियामेंट का डिजाइन ये डॉक्टर बीमल पटेल ने तैयार किया है। डॉक्टर बीमल पटेल, इनको 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब ये प्रश्न हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई पार्लियामेंट को इनॉग्रेट कर रहे हैं। तो आपको बता दूं
कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बने नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया। इसको बनाने की लागत आई है 1300 करोड़ रुपए। इस नए संसद भवन में 3 द्वार हैं, जिन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की मूर्ति का उद्घाटन किया था बंगलुरु में। जो बंगलुरु के संस्थापक थे केम्पेगौड़ा जी, उनकी ये स्टैच्यू है 108 फीट ऊंची है। इसके भी वास्तुकार रामवी सुतार हैं और रामवी सुतार ने ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी सरदार पटेल जी की, जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है। केवड़िया गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू याद आई, 182 मीटर इसकी हाइट है। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी यह हैदराबाद में है, संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची है ये। और भगवान बुद्ध की बन रही है, आप कह सकते हो शयन मुद्रा में है या लेटी हुई सबसे लंबी प्रतिमा है, ये लगभग 100 फीट लंबी है और इसके मूर्तिकार मिंटू पॉल हैं। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टैच्यू है, जो महाराष्ट्र के लातूर में है, 70 फीट ऊंची है। और अंबेडकर जी की अभी प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में भी किया गया था, जो 125 फीट ऊंची है, हुसैन सागर झील के किनारे, जिसके वास्तुकार रामवी सुतार हैं और उनके बेटे अनिल राम सुतार हैं। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ ये भगवान शिव जी की मूर्ति है, 112 मीटर ऊंची है, राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वार में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन ने। तो याद रखना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट को कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन। तो इस बार इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2023 में विश्व की अर्थव्यवस्था 2.3% और 2024 में 2.5% बढ़ सकती है, यह अनुमान है। और भारत के बारे में इसमें क्या बताया गया? तो इस रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था 2023 में 5.8% और 2024 में 6.7% की दर से बढ़ सकती है, यह अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। देखो, यूनाइटेड नेशन स्थापना होती है इसकी 24 अक्टूबर 1945 को, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और उसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, जो खुद पुर्तगाल से हैं। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, 17 मई। फिर आपसे पूछा किसे अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद का अध्यक्ष बनाया? प्रशांत दामले। फिर आपसे पूछा भी चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम? ऑपरेशन करुणा। फिर आपसे पूछा भी कौन सा देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है? द्वारका एक्सप्रेस वे। फिर आपसे पूछा किस राज्य ने कहा कि वह 1 करोड़ से अधिक ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करेगा? बिहार ने कहा। फिर बताओ भी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण के माध्यम से पैकेज्ड मसालों के वितरण का उद्घाटन किया? त्रिपुरा। फिर बताओ भी पेटीएम के नए अध्यक्ष कौन बने? भावेश गुप्ता। फिर बताओ भी विश्व एड्स टीका दिवस कब मनाया? 18 मई को। फिर बताओ साउथ एशियन यूथ टीटी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने गोल्ड जीते? 16। ये कहाँ हुआ? ईटानगर में। फिर बताओ भाई रतनलाल कटारिया का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो आंसर होगा राजनीति से। और गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में एक बार इसे शेयर जरूर कर देना। बाकी इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है, आपके टेस्ट बना करके अपलोड कर दिया गया क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे बिल्कुल फ्री में आपको PDF भी मिलेगी, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम का लिंक भी वहीं पर है। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, कल लास्ट में क्वेश्चन जो होमवर्क क्वेश्चन मिलता है वो ऐड करना भूल गए थे, तो कोई बात नहीं, आज आपको क्वेश्चन मिल रहा है। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।